नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तैयारी के न्यूज बुलेटिन में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहली खबर है दक्षिण कोरिया के शहर बुसान से, जहां ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए 5वीं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नवंबर 2024 में दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में हुई, जिसमें 170 देशों ने भाग लिया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क तैयार करना था। हालांकि इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई और अब बातचीत को 2025 में संभावित INC 5.2 सेशन तक बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण पर ठोस कदम उठाने के लिए अभी बहुत से प्रयास करने की जरूरत है। अगली खबर है भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवे ने AI पावर्ड लिनन इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट सिस्टम अर्थात लीजा लॉन्च किया है। यह एक AI बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम है जो एयर कंडीशन कोचेज में उपयोग होने वाले लिनन जैसे बेडशीट्स और तौलिया की गुणवत्ता जांच और छटाई के लिए डिजाइन किया गया है। लीजा सिस्टम को पुणे डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है और घोरपड़ी इंटीग्रेटेड कोचिंग कॉम्प्लेक्स में इसे डिप्लॉय किया गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य 100% गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित करना, मैनुअल श्रम कम करना और यात्रियों के लिए स्वच्छता और आराम को बढ़ाना है। आगे बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह की, जो राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में स्थित है। हाल ही में इस दरगाह को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसे ध्वस्त मंदिरों के स्थान पर बनाया गया था। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पवित्र स्थल है। यह दरगाह 15वीं सदी में खिलजी शासकों द्वारा बनवाई गई थी और बाद में अकबर और हुमायूं जैसे मुगल सम्राटों ने इसका विस्तार किया। दरगाह की मुख्य विशेषताओं में शामिल है इसका बुलंद दरवाजा, जिसे सुल्तान महमूद खान खलजी ने बनवाया था और यह हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। 1532 में इसमें एक व्हाइट मार्बल डॉम जोड़ा गया और अकबर द्वारा 1570 के दशक में निर्मित अकबर मस्जिद, जिसने इस दरगाह की प्रमुखता को और बढ़ाया। यह दरगाह मुस्लिम ही नहीं, अन्य धर्म के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परिदृश्य का केंद्र है। अगली खबर है भारत सरकार की कृषि पहल से। भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यह ऋण आत्मनिर्भर क्लीन प्लान प्रोग्राम को लागू करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत बजट 2023-24 में हुई थी, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है बागवानी की पैदावार बढ़ाना, जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधक पौधों की किस्मों को विकसित करना और किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ाना। इस योजना के तहत 10 विश्व स्तरीय क्लीन प्लांट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जो सेब, अखरोट, बादाम, आम और अनार जैसे फलों के लिए समर्पित होंगे। यह कार्यक्रम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है और यह एक PPP अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में रायसेन और सीहोर जिले में फैला हुआ है। इसका इतिहास 1976 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में शुरू हुआ। 1983 में इसका विस्तार किया गया और 2008 में इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। रातापानी टाइगर रिजर्व की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी पश्चिम सीमा कोलार नामक नदी बनाती है। दाहोद रिजर्वायर और रातापानी रिजर्वायर इस क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोत हैं। ये रिजर्व 2022 की जनगणना के अनुसार 56 बाघ, 70 तेंदुए, भालू, चिंकारा, मगरमच्छ और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी पैराडाइज फ्लाई कैचर का निवास स्थल है। इसका ऐतिहासिक महत्व भीमबेटका की गुफाओं के कारण और भी बढ़ जाता है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुरा और वीरांगना दुर्गावती। रातापानी टाइगर रिजर्व न केवल पर्यावरणीय बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन अंतरिक्ष तकनीक में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का संयुक्त प्रयास है। 4 दिसंबर 2024 को यह मिशन भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 का पूरा नाम है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं अंतरिक्ष में हाई प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग को प्रदर्शित करना और सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना, ताकि अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को समझा जा सके। इस लॉन्च को इसरो के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान और सूर्य के अध्ययन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैंसर बायोलॉजी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व खोज साबित हो रही है। यह एक सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम से अलग होकर कोशिका के न्यूक्लियस में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। इसका निर्माण डीएनए डैमेज, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट या कोशिका विभाजन के दौरान हुई त्रुटियों के कारण होता है। ईसीडीएनए आमतौर पर कोशिकाओं में पाया जाता है। शोध से पता चला है कि यह 17% ट्यूमर सैंपल में मौजूद होता है, खासकर लाइपोसैर्कोमस, ब्रेन ट्यूमर्स और ब्रेस्ट कैंसर्स में। यह खोज कैंसर के विकास और दवाओं के प्रति प्रतिरोध को समझने के लिए नई संभावनाएं खोल रही है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी। हाल ही में नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। यह एक पानी को शुद्ध करने की तकनीक है जिसके लिए नैनो बबल्स का उपयोग किया जाता है, जो 200 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये नैनो बबल्स न्यूट्रल बायोएंट होते हैं और पानी में महीनों तक निलंबित रह सकते हैं। इसके प्रमुख गुण हैं 70 से 120 नैनोमीटर का इसका आकार, नकारात्मक सतह आवेश जो इसे स्थिर बनाए रखता है, न्यूट्रल ब्यूएंसी जो इसे लंबे समय तक पानी के साथ प्रभावी संपर्क में रखती है, और इसका हाइड्रोफोबिक नेचर जो पानी से जैविक और अकार्बनिक अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है। यह तकनीक जल को साफ और शुद्ध रखने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। इसका उपयोग एल्गल रिमूवल, बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और हाइपर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक जल शुद्धिकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करती है। NHAI का कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग मैकेनिज्म। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड रेटिंग मैकेनिज्म है जो राजमार्गों का रखरखाव करने वाले ठेकेदारों के काम का आकलन करता है। ठेकेदारों को रफनेस, पैटहोल्स, रट डेप्थ, सरफेस क्रैकिंग, पैचवर्क और रेवलिंग जैसे 5 मानकों पर आंका जाता है। इस मैकेनिज्म के तहत नेटवर्क सर्वे व्हीकल का उपयोग किया जाता है जो कैमरा और सेंसर्स से लैस होते हैं और हर 100 मीटर पर सड़कों की स्थिति का 3D डेटा रिकॉर्ड करते हैं। जिन ठेकेदारों का स्कोर 100 में से 60 से कम होता है उन्हें नॉन परफॉर्मर्स घोषित किया जाता है। ऐसे ठेकेदारों को नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना कम हो जाती है और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाता है। यह पहल राजमार्गों की गुणवत्ता और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। PM ई-विद्या इनिशिएटिव। अगली खबर है शिक्षा के क्षेत्र से, जहां PM ई-विद्या पहल के तहत भारत सरकार ने चैनल 31 लॉन्च किया है। इस चैनल का उद्देश्य है इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL को बढ़ावा देना और समावेशी शिक्षा को सुलभ बनाना। PM ई-विद्या इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है और मई 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर प्लेटफॉर्म्स के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसके मुख्य फीचर्स हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। यह राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो QR कोडेड टेक्स्ट बुक और इंटरैक्टिव कंटेंट प्रदान करता है। डिश टीवी चैनल्स, इनकी संख्या 12 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है, जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए विभिन्न भाषाओं में सामग्री प्रदान करते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक उच्च शिक्षा और स्कूल स्तर के कोर्सेज प्रदान करता है जिनमें क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा भी है। वर्चुअल लैब्स, 750 साइंस और मैथ्स लैब्स और 75 स्किलिंग ई लैब्स के माध्यम से सिमुलेटेड लर्निंग का अनुभव दिया जाता है। कम्युनिटी आउटरीच, इंटरनेट ना होने पर भी शिक्षावाणी जैसे रेडियो और पॉडकास्ट के जरिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इंडियन साइन लैंग्वेज प्रमोशन, चैनल 31 24/7 ISL आधारित कंटेंट प्रदान करता है जो सुनने में अक्षम छात्रों के लिए समर्पित है। यह पहल शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति और ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी और डेमोक्रेसी की वैश्विक समर्थक मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है शांति, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट में योगदान देने वालों को सम्मानित करना। यह वैश्विक सद्भाव, वैज्ञानिक प्रगति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस वर्ष की चयन समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष शिवशंकर मेनन द्वारा की गई है। यह पुरस्कार शांति और मानव कल्याण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान है। INS तुशील, भारतीय नौसेना ने एक नया स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील अपने जहाजी बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा यंतर शिपयार्ड, कलिनिनग्राद, रशिया में कमीशन किया जाएगा।
INS तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किरवक 3 क्लास का 7वां जहाज है। इसे भारत सरकार और JSC रोज़ोबोरोनो एक्सपोर्ट के बीच अक्टूबर 2016 में हुए अनुबंध के तहत बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं लंबाई 125 मीटर और वजन 3900 टन, स्टील्थ डिजाइन, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और उन्नत हुल डिजाइन जिससे इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसे 30 नॉट से अधिक की गति क्षमता पर चलाया जा सकता है। इसे निर्देशित मिसाइल, उन्नत रडार और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। इस जहाज में एक हेलीकॉप्टर डेक है जो नौसैनिक हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इस जहाज का इस्तेमाल एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है। INS तुशील भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करेगा। UN कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में राजदूत शंभू S कुमारन को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब भारत को यह पद मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पॉलिसी मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1946 में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रेजोल्यूशन 9(1) के माध्यम से स्थापित किया गया था। 1991 में इसे UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स का संचालन निकाय बनाया गया। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। भारत की यह भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नशीले पदार्थों की नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी सक्रिय भागीदारी को और मजबूत करेगी। अगली खबर है डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरों और इसे रोकने के लिए RBI द्वारा लॉन्च किए गए म्यूल हंटर AI टूल के बारे में। यह AI पावर टूल भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। म्यूल हंटर AI का उद्देश्य है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में उपयोग किए जाने वाले म्यूल अकाउंट्स का दुरुपयोग रोकना। यह रियल टाइम में म्यूल अकाउंट्स की पहचान करता है और बैंकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए AI और ML टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। म्यूल बैंक अकाउंट्स वे बैंक खाते हैं जिन्हें अपराधी अवैध गतिविधियों जैसे कि काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खाते अक्सर ऐसे व्यक्तियों से लिए जाते हैं जिन्हें वित्तीय जानकारी की कमी होती है। इन खातों का उपयोग करके अपराधी बच निकलते हैं और मासूम खाता धारकों को धोखाधड़ी की जांच में फंसा दिया जाता है। म्यूल हंटर AI डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीमा सखी योजना। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीमा सखी योजना को 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के मामले में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के पात्रता मानदंड है आयु 18 से 70 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजना की विशेषताएं हैं प्रशिक्षित महिलाओं को पहले 3 वर्षों तक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। ये महिलाएं LIC एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के रूप में आगे बढ़ने का इन्हें मौका मिलेगा। यह बीमा जागरूकता बढ़ाने और किफायती बीमा उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही यह योजना महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका और अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करती है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय एनवायरमेंटलिस्ट माधव गॉडगिल को उनके जीवन भर के योगदान के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है। माधव गॉडगिल को विशेष रूप से वेस्टर्न घाट्स के संरक्षण और अध्ययन में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण और जैव विविधता को लेकर कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके असाधारण कार्यों के लिए दिया गया है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल स्थापित की है। इस सम्मान के साथ माधव गॉडगिल के योगदान को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है। डिजीज एक्स। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैली महामारी के कारण डिजीज एक्स फिर चर्चा में आई है। इस बीमारी ने 400 से अधिक जानें ली हैं और इसे WHO द्वारा 2018 में पहले ही एक संभावित महामारी के रूप में पहचाना गया था। डिजीज एक्स एक काल्पनिक और अत्यधिक संक्रामक रोगजनक है जो वैश्विक महामारियों का कारण बन सकता है। इसके संभावित कारण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या जूनोटिक स्रोत हो सकते हैं। डिजीज एक्स की अवधारणा 2014-16 के इबोला आउटब्रेक के बाद की गई थी, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में खामियां उजागर हुई थी। डिजीज एक्स की उत्पत्ति, प्रसार और प्रभाव अनिश्चित है और इससे 20 गुना अधिक घातक माना जाता है, जो SARS-CoV-2 से भी ज्यादा है।
ये चेतावनी हमें बताती है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की कितनी आवश्यकता है। और अंत में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित की गई एक संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर में हुआ और इसका उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच सैन्य क्षमता और युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। यह एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग को मजबूत करता है। यह अभ्यास अरब सागर में हुआ जो कराची से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह अभ्यास सैन्य संचालन में सहयोग और सामूहिक सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। तो यह थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।